ये हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर का पार्ट 2 होगा और हम एक साल का पिछले साल का करंट अफेयर कवर करेंगे और जो भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे कि आयोग का माइंडसेट है, किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, फिर उसके बाद में आयोग ने ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बाद में ये हिंदी वर्जन है इसका और ये इंग्लिश वर्जन है। तो ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि मतलब कौन कौन सी पॉलिसी भारत सरकार ने बना कर रखी है, उन पॉलिसी कौन सी डेट यही पूछ रहा है। पॉलिसी के अंदर क्या है वो नहीं पूछ रहा है, पॉलिसी कौन सी डेट को मतलब उसको बनाया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपना ये एको स्टार्ट करते हैं जरा और देखते हैं। मैंने आपको पिछले लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो भारत सरकार है, देखिए एक सेकेंड, ठीक है। तो भारत सरकार एक बार तो लाई फॉरेस्ट एक्ट 1927, फिर वाइल्ड फिर लाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 के अंदर। फिर उसके बाद में आता है वाटर एक्ट। तो वाटर एक्ट आया 1974 के अंदर। इसके अंदर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद में 3 साल बाद, क्योंकि वाटर को जो इंडस्ट्री वो पॉल्यूट करेगी तो उनको एज ए पेनल्टी आपको लगानी पड़ेगी। तो सेस के नाम पर आप जो है उनको सेस वसूल करोगे कि भैया देखो आपको सेस देना पड़ेगा। तो अब सेस कौन वसूल करेगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट कंट्रोल बोर्ड। तो ये कब आया? 1974 के अंदर। उसके बाद में ठीक 3 साल बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखिए मतलब ये पता होना चाहिए आपको कि जो एक्ट है ये ऐसा लगता है एक दूसरे से कुछ, मतलब ये कंजर्वेशन एक्ट, ये फॉरेस्ट एक्ट था, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था जो 1980 में आया था। और 1981 में फिर आया एयर एक्ट 1981। ये एयर एक्ट जो था पहला एक्ट था जो कि सरकार ने ध्यान दिया कि भाई एयर पॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में ठीक 5 साल बाद आता है हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो ये कब आता है? ये आता है 1986 के अंदर। और फिर कौन सा एक्ट आएगा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये कब आया? 2002 में आया, क्योंकि भारत सरकार ने बायोलॉजिकल कन्वेंशन साइन किया था। ये 1992 में आया था, लीगली बाइंडिंग था, तो इसको अपनी पॉलिसी में दिखाना था, इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए भारत सरकार ने 2000 मैंने अच्छे से कवर किया है अभी आने वाले टाइम में कमिंग स्लाइड में। फिर उसके बाद में भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट निकाला, जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी है उनको राइट देने के लिए। अब यहाँ पर हम वाटर एक्ट, मैंने आपको बता दिया है 1974 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। फिर उसके बाद में वाटर सेस एक्ट आया 1977 के अंदर। और फिर आता है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, मैंने आपको बता दिया, और इंडियन कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इकोलॉजी को प्रिजर्व कर रखना है। और फिर हमारे पास नेशनल वाटर पॉलिसी आई। अभी तक देखिए इसका 2020 तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। अब ये मतलब पहली बार ये जो पॉलिसी है 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया और फिर 2002 के अंदर इसको अपडेट किया गया, 2012 के अंदर फिर से अपडेट किया गया। फिर अब देख लिया कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, नया एक कब तक अब इसको अपडेट करते रहोगे, आपको एक नया लाओ। जरा थोड़ा सा फैक्ट देख लो, फैक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड का 4% वाटर रिसोर्सेस है और इस वाटर रिसोर्सेस में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से वो सबसे ज्यादा होता है। और ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किस पर्पज के लिए किया जा रहा है? एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए। मतलब हमारे यहाँ पर 80 से 90% जो वाटर कंजप्शन है वो इरिगेशन पर्पज के लिए होगा, तो ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर के लिए एज ए फैक्ट याद रखना ये। और ये याद रखना कि इंडिया के पास वर्ल्ड का 4% फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर नहीं, वाटर रिसोर्सेज, तो क्योंकि सतह पर है तो फ्रेश वाटर ही बोलेंगे उसको। और 80% वाटर जो है ये जो राइस, व्हीट, शुगर केन, ये क्रॉप्स कंज्यूम कर रही है।
तो इतना मतलब ये वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। तो वैसे तो इनको वहां पर उगाया जाता है जहाँ पर बरसात होती रहे, पानी की कोई कमी ना हो, जैसे कोस्टल रीजन पर, लेकिन उगाते नहीं है। उत्तर प्रदेश कोई शुगर केन उगाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन पॉलिसी सरकार ने ऐसी बना कर रखी हुई है। तो फिर समझ रहे हो ना, लोग बाग पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो लोगों ने उत्तर प्रदेश कोई ये शुगर केन उगाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उगा रहे हैं। तो शुगर केन उगाने के लिए महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, ये अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ उगाई जाती है, वाटर की दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो लोग वहाँ खूब मजे ले रहे हैं। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। ये कन्वेंशन जो हुआ था ये 1992 में, बहुत जरूरी है। इसमें कन्वेंशन में ना एक नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर कन्वेंशन ही कवर करेंगे, जिसमें कन्वेंशन पर आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो जब अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंदर, तो ये वाला जो कन्वेंशन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया, और ये डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग है। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार ने 2002 के अंदर एक एक्ट बनाया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो क्यों बनाया था? क्योंकि लीगली बाइंडिंग, अगर आपने इसको रेटिफाई करवा दिया है तो फिर भैया आपने लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ बनाना पड़ेगा मतलब इसके जो नियम कानून हो उसको अपने देश में लागू करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आप करोगे लॉ बनाकर। तो इसलिए भारत सरकार ने 2002 के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाए, और इसके 3 कंपोनेंट है, याद रखना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट है। कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बचा कर रखना है। दूसरा क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ, मतलब कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके जो कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स का मतलब बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राइबल लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों के छातों से शहद को ऑब्टेन करते हैं, तो उसके कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, फिर उसको बेच देते हैं, तो उनको फायदा हो रहा है, तो नुकसान नहीं हो रहा, उसको कोई बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बस वो उसके थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेडिसिन हो गई, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके पत्तों को बनाकर कैंसर की दवाई बनाई जाती है। तो उसके जो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सारे उसके जो जितने भी इस टाइप के प्लांट्स है जो कैंसर की दवाई बनाने के काम आ रहे हैं, सबको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, नहीं, उनको आपको सस्टेनेबली यूज करना है, आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ कर रखना है। फिर दूसरा, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, मतलब अगर मान लो आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, ये पौधों से या किसी भी चीज से, उसका जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है उससे बहुत फायदा हो रहा है, तो वो फायदा जो है सभी कम्युनिटी को डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो कि उत्तराखंड के अंदर एक पेड़ था, मुझे याद नहीं है, उसको वहां वो कैंसर के लिए यूज होता था। तो अगर उत्तराखंड के कोई पर्टिकुलर ट्राइब एरिया में उगता था, तो अगर वो ट्राइब उस पेड़ को बचा कर रख ली है, और फिर उससे जो बेनिफिट होगा, मतलब उसके जो पौधे थे उससे कैंसर की दवाई बनी, और फिर उससे फायदा होगा क्योंकि महंगी दवाई बिकेगी, तो वो फायदा इनको भी देना पड़ेगा, इन लोगों को, लोकल कम्युनिटी को। तो ये है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, ये उसका वो है। फिर उसके बाद में भारत सरकार नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 के साथ आती है, और इसमें 2014 में इसके साथ जो आची बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे उनको ऐड किया गया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अलग से करंट अफेयर लाऊं उसके लिए, तो ऐसा मतलब पॉसिबल भी नहीं होता, तो एक साथ ही यहाँ पर बनना है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कौन सी डेट को, एक तो डेट आपको याद रखनी है, तो 22 मई को, ठीक है, 2023। ये देखिए अभी क्या चल रहा है, मई, तो अभी 2024 वाला मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, 2024 वाला भी आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि 30 जून को पेपर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। तो हो भी सकता है कि आयोग जो है 22 मई तक का दे, कुछ कह नहीं सकते, दे सकता है, लेकिन आप 2024 का भी तैयार करके चले जाए, लेकिन 2023 का तो जाना ही आपको अच्छे से तैयार। थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, तो ये इसकी थीम थी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में यहाँ पर तीन इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर 3 अथॉरिटी बनाई है, एक तो नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, और एक लोकल लेवल पर। नेशनल लेवल पर जो बॉडी बनी है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, इसलिए मैंने हेडक्वार्टर डाला है, क्योंकि इधर दे दिया जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इधर कुछ दे दिया होगा टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और इधर उनके हेडक्वार्टर दे रखे, तो मैच द फॉलोइंग करके पूछता है, तो उस केस में भैया हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए जहाँ भी थोड़ी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो
तो जहाँ भी थोड़ा सा फायदा लग रहा है आप उठाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें मैं ये डाल दूंगा करंट अफेयर। तो फिर एयर एक्ट आया, एयर एक्ट आया 1981 के अंदर। और इस एक्ट में मतलब ये भारत सरकार का एक्ट था। तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को इसको पॉल्यूशन की प्रॉब्लम शहरों में हो रही थी, उसको ठीक कर लेगी। नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर की स्पेशली। तो उसका एक रीजन ये क्योंकि नॉर्थ जो स्टेट है, नॉर्थ इंडिया जो स्टेट है पूरा का पूरा, यहाँ पर रेत है और हवा चलती है यहाँ पर काफी तेज, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, इसलिए पार्टिकुलेट मैटर की प्रॉब्लम तो नेचुरल प्रॉब्लम भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए। तो सबसे पहला आया था वाटर एक्ट। वाटर एक्ट, तो वाटर एक्ट आया 1974 के अंदर। फिर वाटर सेस एक्ट आया, वाटर सेस एक्ट आया, ये कब आया 1977 के अंदर, ठीक है। एयर एक्ट, एयर एक्ट कब आया, एयर एक्ट, एयर एक्ट आया था 1981 के अंदर। और नेशनल वाटर पॉलिसी, देखिए ये वाली पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर इसके जो फैक्ट बताए थे, भाई वाटर पॉलिसी, अरे यार पता नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो वाटर नेशनल वाटर पॉलिसी जो आई थी वो 1987 के अंदर आई। 2000 इसको अपडेट किया गया, 2002 के अंदर अपडेट किया गया, 2012 के अंदर इसको अपडेट किया गया, 2012 के अंदर अपडेट किया, और अभी तक कोई मतलब 2020 तक इसका ड्रा भी तैयार हो रहा है। अब इतना पानी एक्सट्रैक्ट हो गया है ग्राउंड वाटर, तो सरकार सोच रही है कि इसमें क्या अपडेट करे, इसको अब जब भैया नए सिरे से बनाते हैं। तो अब हम जरा सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकली पूछा है उसने कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, 1970 वाटर एक्ट आया 1974, यानी इसका मतलब क्या हो गया, वाटर एक्ट, यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन सबसे पहला आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आने की वजह से ये खत्म कर दो। दूसरा वाटर सेस एक्ट 1977 के अंदर है, तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन आना चाहिए। तीसरा जैसे मैंने कहा कि एयर एक्ट आया 1981 के अंदर, तो तीसरा एयर एक्ट आना चाहिए। फिर वाटर पॉलिसी 1987 के अंदर आई, तो फोर्थ हमारा ये। अब देखते कौन सा, देखिए बी आंसर इसका, ये भी खत्म करो। तो ये आयोग मतलब इतना पास पास के वो दे रहा है, तो मतलब कोई एलिमिनेट करेगा, कितना करेगा, मान लो किसी ने 2 एलिमिनेट कर भी दिए, नीचे वाले सी डी वाले, तो ऊपर वाले ऑप्शन देखो जरा भाई, मतलब पूरा एकदम उसने भाई गलती होने के चांसेस है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब कर जाने चाहिए। ये हिंदी वालों के लिए है, तो हिंदी वालों के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर भी है, मैंने स्क्रीनशॉट किया है। तो देखिए क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि रिपीट हो, लेकिन आपको आयोग के माइंड सेट के बारे में पता होना चाहिए कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, आप समझ लो। अभी जैसे मैंने ये वाले जो एक्ट हैं इनमें अभी अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, तो ये वाले, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसके अंदर पहला 6 शेड्यूल थे, अब 4 शेड्यूल कर दिए गए। वाटर एक्ट में भी सुधार हुआ है, ठीक है। और एक और था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट अभी पता नहीं इसका, शायद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो अमेंडमेंट हो रहे हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब आयोग हो सकता है कि कुछ ना दे उसमें से, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एक लेक्चर दोपहर को अपलोड करूंगा, एक तो अभी अपलोड करूंगा, एक दोपहर को करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर जितना भी आप कवर कर सको उतना अच्छा है, ऐसा चिंदी चोरी कर नहीं सकते कि छोटी छोटी करंट अफेयर डाल रहे हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।